पुतिन युद्ध विराम के लिए भीख मांग रहे हैं। यूक्रेन का एक ही जोरदार जवाब है, कोई मौका नहीं। रूस सीमित विजय दिवस परेड की तैयारी कर रहा है, जो उसकी कमजोरी दिखाएगी। वहीं यूक्रेन दबाव बढ़ा रहा है ताकि पुतिन को याद रहे कि रूस में कोई जगह सुरक्षित नहीं। यूक्रेन के रूस के भीतर तक किए गए भीषण हमलों के बाद मॉस्को घुटनों पर आ गया है और इससे बहुत बड़ी बात सामने आती है। यूक्रेन इतनी गहराई तक रूस पर हमला करता है कि पुतिन डर जाते हैं। 7 मई को खबर आई कि यूक्रेन के ड्रोन ऑपरेटरों ने रूस पर अब तक के सबसे प्रभावशाली हमलों में से एक किया। 347 ड्रोन का झुंड रूसी क्षेत्र पर उतर आया, जिसमें रूस के लगभग हर महत्वपूर्ण क्षेत्र को निशाना बनाया गया और सबसे महत्वपूर्ण मॉस्को भी शामिल था। यह हमला रूस की भव्य विजय दिवस परेड से ठीक कुछ दिन पहले हुआ और यह पुतिन के लिए एक चेतावनी थी कि यूक्रेन जब चाहे उस परेड को निशाना बना सकता है। हम बताएंगे कि यूक्रेन ने क्या निशाना बनाया। यहाँ संदेश भी हमले जितना अहम है। यूक्रेन की कार्रवाई से साफ है कि मॉस्को अब भी निशाना बन सकता है, ऐसे समय में भी जब उसकी सुरक्षा पहले से कहीं ज्यादा कड़ी है। वायु रक्षा प्रणालियां हटा ली गई है। पुतिन यूक्रेन के ड्रोन रोकने की हर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी सफल नहीं हो रहा। यूक्रेन लगातार रूस के भीतर और गहराई तक वार करता जा रहा है। यूक्रेन के रात भर हमले में रूस के कई सैन्य ठिकाने, जिनमें मॉस्को के पास का एक लॉजिस्टिक्स कॉम्प्लेक्स निशाना बने। एक्सिलेनोवा प्लस टेलीग्राम चैनल ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें मॉस्को के दक्षिण पश्चिम नारोफोमिन्स्क की नारा प्रोडक्शन और लॉजिस्टिक्स साइट से धुआं उठता दिखाया गया है। कीव पोस्ट ने खुलासा किया कि रूसी रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित यह विशाल सुविधा 0.77 वर्ग मील में फैली है और मुख्य रूप से रूस द्वारा यूक्रेन भेजे जाने वाले सैन्य माल के भंडारण के लिए उपयोग होती है। यूक्रेन यही नहीं रुका। मॉस्को मुख्य लक्ष्य था, पर 7 मई से पहले की शाम यह अकेला निशाना नहीं था। एक्साइलोनोवा प्लस ने कुछ वीडियो साझा किए हैं, जिनमें से कम एक रूस के ब्रायल्स्क क्षेत्र का है, जो दिखाता है कि यूक्रेन के ड्रोन रूस की कमजोर पड़ती वायु रक्षा को चकमा देकर कई निशाने साध रहे हैं। यूक्रेन ने अपने बड़े हमले में रूस के 20 क्षेत्रों को निशाना बनाया, जिनमें समारा, तुला, त्वर और रोस्तोव ओब्लास्ट शामिल हैं। हमले कब्जे वाले क्रीमिया में भी हुए। साथ ही काला सागर, कैस्पियन सागर और अजो सागर में स्थित ठिकानों पर भी हमला किया गया। रूस बेहद नाराज है। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ दुष्प्रचार शुरू कर हमले को आतंकवादी कार्रवाई बताया, खासकर क्योंकि यूक्रेन ने राजधानी को निशाना बनाया। ये बात अजीब है, क्योंकि यूक्रेन ने मॉस्को की किसी रिहायशी इमारत पर हमला नहीं किया। उसने एक सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया, जो मोर्चे पर रूसी सैनिकों को सप्लाई दे रहा था। यह आतंकवाद नहीं है, बल्कि उस हमलावर के खिलाफ अपनी रक्षा है जिसने आपकी जमीनों पर हमला किया है। सबसे बढ़कर रूस की आतंकवाद की बात तब खोखली लगती है जब पुतिन रोज यूक्रेनी शहरों जैसे कीव पर ड्रोन हमले का आदेश देते हैं। असल में जिस दिन यूक्रेन ने अपना ताज़ा ड्रोन हमला किया, उससे ठीक एक दिन पहले एक रूसी ड्रोन ने यूक्रेन में एक किंडरगार्टन पर हमला किया था, जो हमलों की एक श्रृंखला का हिस्सा था, जिसमें 24 से अधिक नागरिक मारे गए थे। इस स्थिति में केवल एक ही आतंकवादी है और वह निस्संदेह रूस है। बिल्कुल, मॉस्को यूक्रेन के हमले को कम करके दिखाने की कोशिश कर रहा है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने सिर्फ इतना बताया कि वायु रक्षा ने कथित तौर पर यूक्रेन के 11 ड्रोन मार गिराए और उनके शब्दों में आपातकालीन टीमें मलबा गिरने वाली जगहों पर काम कर रही हैं। नारोफोमिन्स्क सुविधा पर यूक्रेन के हमलों की कोई चर्चा नहीं हुई, जबकि सोशल मीडिया पर वहां से धुआं उठने के वीडियो वायरल थे। लगता है वो सिर छुपाने की नीति अपनाते हैं। मॉस्को पर सफल हमले का जिक्र न करे तो जैसे हमला हुआ ही नहीं। हम मानते हैं ये एक तरीका हो सकता है, लेकिन यूक्रेन के ड्रोन ने मॉस्को में सफल हमला किया, यह सच है। अब मॉस्को के हवाई क्षेत्र में ड्रोन का उड़ना पुतिन के लिए काफी बड़ी समस्या है। जैसा कि हमने पहले कहा था, एक साफ संदेश भेजा गया है कि यूक्रेन के ड्रोन रूस के अंदर लगभग कहीं भी जा सकते हैं जहां उनकी जरूरत हो, और हम जल्द ही इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन इस समस्या के पीछे एक और कहीं बड़ी समस्या छुपी हुई है। यूक्रेन की यह कार्रवाई रूस की विजय दिवस परेड से ठीक पहले हुई। द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी सेनाओं पर
सोवियत संघ की जीत की परेड अब पहले जैसी भव्य नहीं रही। विजय दिवस रूस में मनाया जाता है। मॉस्को इसका मुख्य केंद्र है। रूस का सैन्य उपकरण आमतौर पर पूरी तरह से प्रदर्शित किया जाता है और पुतिन अपने लोगों के बीच दुर्लभ रूप से दिखाई देते हैं जब वे गर्व से बैठकर सैन्य वाहनों को गुजरते और सैनिकों को मार्च करते हुए देखते हैं। लेकिन 9 मई को विजय दिवस से जैसी उम्मीद की जाती है वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। प्रावदा के अनुसार रूस की करीब 1/3 क्षेत्रीय राजधानियों ने विजय दिवस पर परेड नहीं करने का फैसला किया है। जिन शहरों में परेड होगी उनमें से 37 बिना सैन्य उपकरण या अन्य प्रतिबंधों के साथ परेड करेंगी, जिससे यह शायद ही उत्सव लगेगा। मॉस्को उन शहरों में है जहां सैन्य उपकरण नहीं दिखेंगे। 2007 के बाद पहली बार रेड स्क्वायर परेड में रूसी सैन्य उपकरण नहीं दिखाए जाएंगे। ये दिखाने के लिए कि विजय दिवस अब उत्सव नहीं रहा, पुतिन ने कार्यक्रम के दौरान मोबाइल इंटरनेट और SMS सेवाएं बंद करने का आदेश दिया। ये परेड नहीं बल्कि एक हताश रूसी नेता की जल्दी निकाली गई शव यात्रा है, जिसे पता है उसका समय कम है। ये सब पहले से ही पुतिन की हताशा का संकेत है, जो ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि यूक्रेन के कोई भी ड्रोन उनके इस बड़े और खास दिन पर मॉस्को में प्रवेश न कर सके। अगर वहां कोई सैन्य उपकरण नहीं है जिसे निशाना बनाया जा सके तो ड्रोन भेजने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन रूस ने अपनी कमजोरी का खुला प्रदर्शन और बढ़ा दिया है जब उसने यूक्रेन से ये मांग की है कि विजय दिवस के सप्ताहांत के दौरान वो युद्ध विराम का पालन करे। ये युद्ध विराम 8 से 9 मई को होना है। यूक्रेन ने रूस पर आरोप लगाया कि वो विजय दिवस पर युद्ध विराम की आड़ में खुद को अच्छा दिखा रहा है। यूक्रेन की प्रतिक्रिया यह थी कि उसने खुद 5 मई से 6 मई के बीच युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा। आप शायद अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस ने इसके बाद क्या किया। जैसे ही राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने इसे एक तरफा मौन व्यवस्था कहा और यूक्रेन ने युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा, कुछ ही घंटों में रूस ने हमला कर दिया। युद्ध विराम के दौरान यूक्रेन में 1800 से ज्यादा रूसी हमले हुए, जिसके बाद जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन भी रूस को वैसा ही जवाब देगा। 7 मई को मॉस्को समेत अन्य जगहों पर हुए हमले पहली बार पुतिन के सामने आईना बने हैं। हमें 8 से 9 मई तक इंतजार करना होगा कि यूक्रेन पुतिन द्वारा मांगे गए युद्ध विराम का सम्मान करेगा या नहीं, जबकि रूस ने यूक्रेन की मांग को नजरअंदाज किया था। रूस की कार्रवाइयां दिखाती है कि पुतिन का युद्ध विराम प्रस्ताव यूक्रेन को हमला करने से रोकने की कोशिश है। ये विजय दिवस या शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के बारे में नहीं है। पुतिन की युद्ध विराम की मांगे और मॉस्को परेड पर प्रतिबंध सिर्फ यूक्रेन के ड्रोन के डर को दिखाते हैं। पुतिन ये डर यूक्रेन के मॉस्को हमले से पहले ही जता रहे थे। यह 1 हफ्ते से कम समय में रूस की राजधानी पर दूसरा हमला था। लेकिन इससे पहले कि हम उसमें जाएं, यह एक त्वरित याद दिलाना है कि आप द मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर आपको हमारे चैनल से जानकारी मिल रही है तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस न करें। यूक्रेन के हमले से 2 दिन पहले ही ड्रोन मॉस्को में उड़ रहे थे। एक ड्रोन ने मॉस्को के एक शानदार रिहायशी इलाके के लग्जरी अपार्टमेंट ब्लॉक पर हमला किया। यह साफ नहीं है कि यूक्रेन का यही इरादा था या नहीं, क्योंकि वह आमतौर पर नागरिकों को निशाना नहीं बनाता। ऐसे में रूस ड्रोन के मलबे को दोष दे सकता है। लेकिन जो भी मामला हो, यह पुतिन को बुरी तरह घबरा देने के लिए काफी था। हमले के कुछ घंटे बाद ही पुतिन ने मॉस्को हवाई सुरक्षा प्रमुख जनरल विक्टर अवजलोव को बर्खास्त किया, लेकिन ये नाकाफी था। 2 दिन बाद यूक्रेनी ड्रोन मॉस्को हवाई क्षेत्र में घुसे और 5 मई के मुकाबले ज्यादा कीमती लक्ष्य ढूंढे। यूक्रेन के ड्रोन हमलों पर पुतिन की त्वरित प्रतिक्रिया दिखाती है कि वह टूटने की कगार पर है और यूक्रेन हमले बढ़ा रहा है। मॉस्को अब सिर्फ निशाने पर ही नहीं है, बल्कि यूक्रेन की नई पीढ़ी के लंबी दूरी के ड्रोन की पहुंच में भी आ गया है, जिससे कीव बार बार हमले कर सकता है। रूस की विजय दिवस की योजनाएं पहले ही बिखर चुकी हैं और अब जब रूस ने दिखा दिया है कि वह यूक्रेन के युद्ध विराम के अनुरोध का सम्मान करने को तैयार नहीं है, तो पुतिन और उनके साथी सोच रहे होंगे कि क्या उनके जुलूस का जो थोड़ा बहुत बचा है उसे आयोजित करना भी अब कोई मायने रखता है या नहीं। यूक्रेन जानता है कि वह पुतिन पर कितना असर डाल रहा है और रूस के नेता को यह बताने में खुश है। मॉस्को पर यूक्रेन के ताजा हमले से ठीक 1 दिन पहले यूक्रेन ने साफ कर दिया था कि उसने विजय दिवस के मौके पर युद्ध विराम या संघर्ष विराम के लिए मॉस्को की किसी भी अपील को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। कीव इंडिपेंडेंट से बात करने वाले एक अनाम अधिकारी ने कहा,
हम सिर्फ परेड के लिए इसका पालन करने का कोई मतलब नहीं देखते, जिसका सीधा मतलब है कि यूक्रेन पुतिन को यह बता रहा है कि वह उनकी किसी भी चाल में फंसने वाला नहीं है। क्या 9 मई को मॉस्को पर फिर हमला हो सकता है? अगर ऐसा होता है तो यूक्रेन परेड को निशाना नहीं बनाएगा, क्योंकि वहां सैन्य उपकरण नहीं दिखाए जाएंगे। यह काव्यात्मक है कि पुतिन या उनके अंगरक्षक के सामने मॉस्को की फीकी परेड हो रही हो और उसी वक्त यूक्रेन के ड्रोन मॉस्को क्षेत्र की सैन्य सुविधाओं पर गिर रहे हों। रूस शक्ति दिखाने की कोशिश कर रहा है, जबकि पुतिन का डर और सनक अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर है। यूक्रेन के हमले के बाद रूस ने कीव के विदेशी दूतावासों को स्टाफ तुरंत हटाने की चेतावनी दी। क्यों? मॉस्को का कहना है कि विजय दिवस पर यूक्रेन द्वारा हमले की स्थिति में रूस जवाबी हमला करेगा। ये कोई लीक संदेश नहीं है। रूस की विदेश मंत्रालय प्रवक्ता मारिया ज़ाखारोवा ने टेलीग्राम पर वीडियो जारी कर दूतावासों को चेतावनी दी है। इस घटनाक्रम की हास्यास्पद प्रकृति स्पष्ट रूप से महसूस की जा सकती है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने उस ऐप का इस्तेमाल किया जिसे पुतिन सक्रिय रूप से बैन करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उन लोगों तक संदेश पहुंचाया जा सके जो युद्ध में बिल्कुल भी शामिल नहीं है। रूस की पाखंडता अपनी चरम सीमा पर है, लेकिन आप क्या उम्मीद करते हैं उस देश से जो घबराहट में कोई भी प्रतिक्रिया देने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में यूक्रेन ने यह साबित कर दिया है कि अगर कीव चाहे तो उसके ड्रोन रूस की विजय दिवस परेड को तबाह कर सकते हैं। ये सब विजय दिवस के बाधित होने के डर से जुड़ा है। मॉस्को पर यूक्रेनी ड्रोन हमलों का डर, उस शक्ति का डर जिसे पुतिन ने दुनिया के सबसे नाकाम आक्रमणों में से एक शुरू करके खुला छोड़ दिया है। लेकिन आइए वीडियो के बाकी हिस्से के लिए यूक्रेन के 7 मई के हमलों पर वापस आते हैं। उस हमले ने हमें 3 बातें दिखाई जो पुतिन और साथियों के लिए और भी विनाशकारी हैं। रूस की सैन्य विफलताएं यूक्रेन की सीमाओं से बढ़कर उसकी राजधानी तक पहुंच रही है। रूस ने अपनी विजय दिवस परेड के लिए जो योजना बनाई है उसे बयान करने का और कोई तरीका नहीं हो सकता। डर से जकड़े देश ही मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद करते हैं। सैन्य शक्ति दिखाने वाली परेड को कोई ऐसा देश लगभग नाम मात्र तक सीमित नहीं करता जो खुद को उतना ही मजबूत मानता हो जितना वह दावा करता है। रूस ने भले यह न कहा हो कि इन फैसलों का मुख्य कारण यूक्रेन है, लेकिन 7 मई को यूक्रेन ने दिखा दिया कि यूक्रेन में सैन्य हालात ऐसे नहीं हैं कि कोई दमदार परेड निकाली जा सके। हर महीने करीब 35,000 सैनिक 30% की दर से मारे या घायल हो रहे हैं। रूस को खासकर वायु रक्षा में उपकरणों की कमी है, जिस पर हम जल्द चर्चा करेंगे। मनोवैज्ञानिक तौर पर विजय परेड से 2 दिन पहले मॉस्को पर यूक्रेन का हमला बड़ा झटका है। पुतिन का डरना सही है। उन्हें इस सच्चाई का सामना करना पड़ रहा है कि रूसी लोग अब उनकी उन सभी बातों को समझने लगे हैं कि सिर्फ वही उनकी रक्षा कर सकते हैं। ये कैसे सच हो सकता है? नारोफोमिन्स्क का धुआं दिखाता है कि पुतिन मुख्य सैन्य ठिकाने भी नहीं बचा सकते। मॉस्को के लोगों की हिफाजत तो दूर की बात है। अब यूक्रेन के लंबी दूरी के ड्रोन की बात करें। 7 मई को मॉस्को हमला यूक्रेन के गहरे हमलों के अभियान का ताज़ा उदाहरण है, जिसने 2026 में रूस से निपटने के उसके तरीके को परिभाषित किया। हर महीने यूक्रेन के ड्रोन रूस में पहले से ज़्यादा गहराई तक और अधिक संख्या में हमला करते हैं। जो कभी रूस का दबदबा वाला क्षेत्र था, उसे यूक्रेन ने पूरी तरह पलट दिया है। यहाँ तक कि अब लंबी दूरी के ड्रोन हमलों की तीव्रता में यूक्रेन ने रूस की बराबरी हासिल कर ली है। यूक्रेन आगे निकल गया है। मार्च में यूक्रेन ने रूस में 800 से अधिक ड्रोन ज्यादा भेजे जितने रूस ने यूक्रेन में भेजे। कुल मिलाकर यूक्रेन ने 7,347 और रूस ने 6,462 ड्रोन भेजे। ये अप्रत्याशित बदलाव पुतिन को दिखाता है कि यूक्रेन की ड्रोन क्षमता अब मॉस्को समेत रूस के अन्य क्षेत्रों पर हमले करने लायक हो गई है। विस्फोटक संदेश आसमान से भेजे जा सकते हैं। 7 मई को देखा गया कि रूस की विशाल नारोफोमिन्स्क सुविधा को हुए नुकसान से वह बंद नहीं हो सकती, क्योंकि इतनी बड़ी जगह को कुछ ड्रोन बंद नहीं कर सकते। यूक्रेन का संदेश अहम है कि वह ड्रोन से मॉस्को पर हमला कर सकता है, जिससे उसकी लंबी दूरी की रणनीति और तेज होगी। न्यू वॉइस ऑफ यूक्रेन के अनुसार जुलाई 2025 से लेकर अप्रैल 2026 के शुरुआती दिनों तक क्रीमिया, 4 पूर्वी ओब्लास्ट जिनकी निगरानी की जा रही है और खुद रूस में रूसी लक्ष्यों पर
1042 हमले की पुष्टि हुई है। इन हमलों का मासिक विवरण दिखाता है कि सितंबर 2025 से फरवरी 2026 तक ये लगभग 100 प्रति माह के आसपास रहे। फिर मार्च आया। यूक्रेन ने इस महीने 288 लक्ष्य साधे, जो पिछले महीने से दोगुना से अधिक है। अप्रैल के शुरुआती 10 दिनों में ही यूक्रेन ने 99 लक्ष्यों को निशाना बनाया। महीने के अंत तक यूक्रेन ने अप्रैल में किए गए मध्यम दूरी के हमलों की संख्या मार्च की तुलना में दोगुनी कर दी थी। रूसी क्षेत्र में लंबी दूरी के हमलों को जोड़ दें तो आपको एक ऐसा अभियान मिलता है जिसकी तीव्रता हर गुजरते महीने के साथ बढ़ती जा रही है। संदेश साफ है, झुंड आ रहे हैं। यूक्रेन ने ऐसी उत्पादन प्रणाली बना ली है जिससे वह जब चाहे रूस पर हमला कर सकता है। अब मॉस्को कभी सुरक्षित नहीं रहेगा, खासकर विजय दिवस के दौरान तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि यूक्रेन का कहना है कि वह पुतिन की संघर्ष विराम की बेताब अपीलों का पालन नहीं करेगा। अंत में यही वजह है कि रूस के राष्ट्रपति की अपीलें इतनी बेताब है। रूस की वायु रक्षा प्रणाली इतनी ज्यादा दबाव में है कि वह टूटने की कगार पर पहुंच गई है। अगर यूक्रेन का 7 मई का हमला हमें कुछ दिखाता है तो वो ये है कि मॉस्को के पास अपनी रक्षा के लिए उतनी वायु रक्षा प्रणाली नहीं है जितनी उसे यूक्रेनी हमले से सही तरीके से बचने के लिए चाहिए। यूक्रेन ने 7 मई को करीब 350 ड्रोन छोड़े, लेकिन मॉस्को के मेयर के अनुसार सिर्फ 11 ड्रोन ही रूस की राजधानी और आसपास के इलाकों को निशाना बना रहे थे, और उनमें से कुछ ड्रोन तो साफ तौर पर एक महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक केंद्र तक पहुंचने में सफल रहे। ये रूस के लिए हर तरह से एक विफलता है और ये दिखाता है कि पुतिन द्वारा रूस के सबसे महत्वपूर्ण शहर की रक्षा के प्रयास बेकार है। फोर्ब्स के अनुसार रूस वायु रक्षा मिसाइलों की कमी से जूझ रहा है, जो यूक्रेन के तेज हमलों और रूसी निर्माण पर हमलों के कारण उसकी रक्षा मिसाइलें बनाने की क्षमता को सीमित कर चुका है। फोर्ब्स के अनुसार रूस मॉस्को की रक्षा के लिए अपने बचे हुए संसाधन वापस खींच रहा है। यूनाइटेड 24 मीडिया भी इसका समर्थन करता है। 6 मई को उसने बताया कि रूस ने अपनी राजधानी के चारों ओर घेरानुमा रक्षा व्यवस्था में 40 और वायु रक्षा प्रणालियां लगाई है। ये नई प्रणालियां नहीं हैं, रूस ने इन्हें अन्य क्षेत्रों से हटाया है, जिससे साफ है कि पुतिन मॉस्को की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हैं। ये यूक्रेन की जीत है। 7 मई को दिखा कि नई रक्षा प्रणालियां पुतिन की उम्मीद के अनुसार नहीं चल रही। साथ ही पुतिन ने रूस के अन्य क्षेत्रों को कमजोर कर दिया है, जिससे वे हमलों के लिए खुले हैं। शायद यही हम 9 मई को देखेंगे अगर यूक्रेन हमला करता है। मॉस्को को शायद बख्श दिया जाए, लेकिन जिन क्षेत्रों ने अभी अभी अपनी वायु रक्षा खोई है उन पर ड्रोन से हमला हो सकता है, जो उन सैन्य और तेल अवसंरचना को निशाना बनाएंगे जिनकी रक्षा वे स्थानांतरित रक्षा प्रणालियां कर रही थी। ये सिर्फ हम नहीं कह रहे। 6 मई को जेलेंस्की ने कहा, हम मानते हैं कि इससे दूरगामी प्रतिबंधों के नए अवसर खुलते हैं और प्राथमिकताएं तय होंगी। रूस एक जगह से हटाकर दूसरी जगह लगा रहा है। वो ज्यादा समय तक ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि फिर रूस का बाकी हिस्सा यूक्रेन का निशाना बन जाएगा। जहां तक पुतिन की बात है, अब उसे इस सच्चाई का सामना करना पड़ेगा कि यूक्रेन का ताजा संदेश बहुत साफ और जोरदार तरीके से पहुंच चुका है। ड्रोन मॉस्को पर हमला कर सकते हैं, वे रूस में लगभग हर जगह हमला कर सकते हैं। यूक्रेन के ड्रोन अब 1000 मील से अधिक रेंज के साथ रूस की 70% से ज्यादा आबादी तक पहुंच सकते हैं। न्यू वॉइस ऑफ यूक्रेन ने 5 मई को बताया वे ऐसा कर रहे हैं, और यही बात पुतिन को मॉस्को के भविष्य से सबसे ज्यादा डरा रही है। यूक्रेन अपनी नई पीढ़ी के लंबी दूरी के ड्रोन का परीक्षण रूस की राजधानी समेत अन्य जगहों पर हमलों में कर रहा है। रूस के अंदर करीब 1050 मील दूर स्थित है रूसी वायुसेना का सबसे कीमती रत्न Su-57 लड़ाकू विमान। असल में उन दोनों को यूक्रेनी हमलों ने राख बना दिया। बाकी जानकारी के लिए वीडियो देखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करें ताकि यूक्रेन युद्ध की ताज़ा कवरेज देख सके। देखने के लिए धन्यवाद।